Hello everyone, a very warm welcome to all of you. तो स्टूडेंट्स आप लोग का CSCT का मेन अटेम्प्ट आने वाला है एंड ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो सबसे पहले हम कुछ बात करते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक जो मैंने अभी तक के बैचेस में बच्चों को करते हुए देखा है एंड आई होप कि आप लोग उन मिस्टेक्स को दोहराए ना। सी इट्स ऑलवेज बेटर टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस। ये जरूरी नहीं है कि खुद गलती करके सीखो, हम कहते हैं ना गलती करके आदमी सीखता है, लेकिन अपनी गलती करके क्यों सीखना, दूसरे की गलती करके एक्सपीरियंस लेके सीखना है। तो आज जो बाकी बच्चे गलतियां करते हैं अपने एग्जामिनेशन में, आज मैं आप लोगों को वो बताऊंगी ताकि आप लोग वो गलतियों को ना दोहराएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सम कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन CSEET एग्जामिनेशन। सबसे पहले अपना पेन चेंज कर लिया जाए। तो ओवरलुकिंग द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स और अपडेट्स। अब होता क्या है कि बच्चे स्टडी मटेरियल को या हम जो भी नोट्स एंड लेक्चर्स हैं इन सबको करने में इतना ज़्यादा व्यस्त होते हैं, यू कैन से कि ICSI के जो भी नए लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो देखना भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले ही ICSI ने अपना नया बुलेटिन निकाला होता है, अपना नया बुलेटिन निकाला होता है, लेकिन बच्चे उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि बच्चों को लगता है कि अरे हमारा जो कोर्स है वो पहले है, बिल्कुल पहले है, लेकिन उसका आपको और पहले खत्म करना है। एंड प्लीज डू नॉट इग्नोर द लेटेस्ट अपडेट्स बाय द ICSI वेबसाइट, द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, द जो भी नई नई न्यूज़ होती है, जो भी एक दो दिन पुरानी भी अगर न्यूज़ है तो वो भी अपने को इग्नोर नहीं करनी है। ICSI या कोई भी और आपका बड़ी न्यूज़ है, आपको गो थ्रू करना ही करना है। Do not overlook it. Inadequate focus on the current affairs section. मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, इनफैक्ट मैक्सिमम आई वुड से 75 to 80% स्टूडेंट्स बोलते हैं एग्जाम के 10 या 15 दिन पहले, मैम बताओ करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े। बेटा आप अभी तक क्या कर रहे थे? आपको करंट अफेयर्स इज समथिंग जो आपको रेगुलर अपडेट करना होता है, अपने को रेगुलर पढ़ना होता है, ठीक? तो प्लीज करंट अफेयर को सेक्शन को पढ़ते रहें, पुराना भी कवर करते रहे। करंट अफेयर पुराना यानी 1 साल तक का ज्यादातर आता है और कुछ स्टैटिक नॉलेज भी आती है, तो पुराना करंट अफेयर पढ़ते रहें। जैसे आपने मान लीजिए आपने आज का पढ़ा करंट अफेयर, साथ ही साथ मान लीजिए आपने जुलाई महीने से आप उठा रहे हैं या जून महीने से आप उठा रहे, साथ साथ आपने, या चलिए हम वो भी छोड़ते हैं, आप एक एक महीने जस्ट पहले वाला पढ़िए ताकि पहले आपकी हैबिट डेवलप हो। लेट्स से दिस इज जनवरी, आपने क्या किया, जनवरी में अभी तक का जो भी करंट अफेयर है आपने उसको पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट वंस, जो भी बड़ी बड़ी न्यूज़ेस है, न्यूज़ेस नहीं न्यूज़ है, जो भी बड़ी बड़ी आपने उसको पढ़ लिया। फिर वंस इट इज डन, फिर आपने आज का पढ़ा और दिसंबर मंथ का आपने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया ताकि आपका करंट अफेयर का सेक्शन धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एग्जाम के हफ्ता 10 दिन पहले कहें करंट अफेयर सेक्शन हमारा स्ट्रांग नहीं होता है, हम उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको वो करना है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपको करंट अफेयर सेक्शन को प्रॉपर फोकस के साथ में पढ़ना होगा। इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन। अब होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के प्रिपरेशन के समय किसी सब्जेक्ट को तो बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को तो बिल्कुल ही टाइम नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है। कितना समय हमको पढ़ना है, कितना समय हमें प्रैक्टिस के लिए निकालना है, कितना समय हमें अपने मॉक टेस्ट के लिए निकालना है, कितना समय हमें अपने लिए निकालना है, अपने फिजिकल फिटनेस के लिए निकालना है, इन सब के लिए कितना समय निकालना है। इग्नोर नहीं करना है टाइम मैनेजमेंट को। आपका एक प्रॉपर स्टडी स्केड्यूल होना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए एक दिन तो हमने बहुत पढ़ लिया और दूसरा और तीसरा दिन हम मूवी देखने चले गए या हम पार्टी में चले गए। जाना चाहिए, लेकिन अपनी जो हमने सोचा हुआ है कि इस तरीके से हमें अपनी चीज़ों को करना है, इस तरीके से हमें अपने सब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करना है, ये टॉपिक्स हमको आज कवर करने ही करने हैं। इफ इन केस वो चीज़ें आज नहीं हो पा रही हैं तो कल करनी ही है, बिना उसके हम कहीं भी नहीं जाएंगे। तो हमको प्रॉपर तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। लैक ऑफ फोकस ऑन द एग्जामिनेशन पैटर्न। बच्चा पढ़ना तो शुरू कर देता है, बच्चे पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है एग्जाम पैटर्न क्या है। मैंने कई बार अपने सेशंस में ये क्वेश्चन एनकाउंटर किया है कि मैम ये वाला सेशन, ये वाला जो सेक्शन है वो कितने मार्क्स का आता है। बेटा आप CSCT के स्टूडेंट है, आपको अपना सिलेबस लेक्चर्स करने के पहले आपको पहले ये देखना चाहिए कि CSET का एग्जाम क्यों होता है, क्या होता है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है।
तो पहले आपको एग्जामिनेशन पैटर्न को गो थ्रू करना चाहिए, उसके बाद ही आपको सिलेबस के पास में आना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस इज, पहले सबसे पहले एग्जाम में क्या आता है, कंडक्ट कैसे होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कैसे कैसे मार्क्स डिवाइड होता है, इस तरीके से आपको पहले ये पता होना चाहिए आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, एंड देन ओनली यू शुड मूव फर्दर, ताकि आपको ये पता हो हमें कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है। ऐसा ना हो कि हम किसी सब्जेक्ट से जिसमें सबसे कम आता हो या कोई चैप्टर जिसमें सबसे कम आता हो हम उसको बहुत ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। स्किपिंग द मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स, बच्चे बहुत ज्यादा ये काम करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सेशंस में जो भी हमने पढ़ाया या स्टडी मटेरियल से उन्होंने जो भी पढ़ा वो सब बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत बार रिवाइज कर लिया, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स नहीं देते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स नहीं करते हैं, एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करते हैं, जो इंस्टीट्यूट जो एमसीक्यू की एक बुकलेट भेजती है उसको नहीं सॉल्व करते हैं कि अरे हमको तो सब आता है बेटा, हमको सब आता है, लेकिन एग्जाम में रिजल्ट नहीं मिलता है क्योंकि आप एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको आता होगा तो आप मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि आपका लेवल क्या है, आपको कितना आता है, कितना पानी में है आप, या कौन सी चीज का कितना वेटेज एग्जाम में होता है। ये आपको पता कैसे चलेगा, मॉक टेस्ट से पता चलेगा। आपकी गलतियां कहां पर होती है, कहां पे नॉलेज गैप है, ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेंगी। डू नॉट इग्नोर द मॉक टेस्ट, डू नॉट इग्नोर द एमसीक्यूज, स्पेशली इंस्टीट्यूट जो एमसीक्यू की बुकलेट देता है जरूर प्रैक्टिस करना है उसको। नॉट अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट वेटेज, अगेन जैसे कि मैंने बोला था, बच्चे जिस सब्जेक्ट को सबसे कम वेटेज देना चाहिए उसको तो बहुत दे देंगे, जिसको सबसे ज्यादा देना चाहिए उसको उनको लगता है कि अरे हमको तो ये बहुत अच्छे से आता है, तो बेटा आता है तो बहुत अच्छा है, उसको और स्ट्रॉन्ग करिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जो आता है उसको छोड़ दिया, क्योंकि सब्जेक्ट वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं जो आपको अच्छा लगता है वो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो नहीं अच्छा लगता है उसको किनारे करके रखा है, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कितना आता है उससे एग्जाम में, उस तरीके से ही आपको पढ़ना चाहिए। नॉट प्रायोरिटाइजिंग हाई वेटेज टॉपिक्स, अगेन बहुत सारे हम जब मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन हर मॉक टेस्ट में आ रहा है, कौन से वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है मॉक टेस्ट में, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज ज्यादा है। लेकिन होता क्या है, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, अगर उनको वो टॉपिक नहीं पसंद होता है तो वो नहीं करते हैं, एंड एग्जाम में जब वो आता है तो वो उसको छोड़ के चले आते हैं, या फिर वो कहते हैं मैम एग्जाम का लेवल बहुत हाई था। बेटा एग्जाम का लेवल हाई या लो नहीं होता है, किसी बच्चे के लिए वो एग्जाम आसान होता है, किसी बच्चे के लिए वो एग्जाम डिफिकल्ट होता है। जस्ट दैट आपने प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं करी, आपने वो जिस टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा था आपने उसको पढ़ा ही नहीं क्योंकि वो टॉपिक आपको पसंद नहीं था। ये गलती बच्चे अक्सर करते हैं, वो अपने पसंद के टॉपिक पढ़ते हैं, वो नहीं करना है। यू शुड प्रायोरिटाइज द हाई वेटेज टॉपिक, जो आपको मालूम है कि एग्जाम में इससे डेफिनेटली टीचर्स बताते हैं इससे बेटा डेफिनेटली एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, आपको वो करना ही करना है। हाई वेटेज वाले टॉपिक सबसे पहले करने हैं आपको। नॉट हैविंग अ रिविजन स्ट्रैटेजी, हमने मैम पूरा सिलेबस तो कवर कर लिया है लेकिन हमने रिविजन नहीं किया है। रिविजन से क्या ही होता है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि रिविजन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। एग्जाम की प्रिपरेशन में रिविजन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने कोई चीज फरवरी में पढ़ी है, मार्च में रिवाइज नहीं किया है, अब अप्रैल में आप उसको कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको वो ध्यान नहीं है। पढ़ लिया है इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन दिमाग में होना भी तो चाहिए। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो कोई भी चीज तो वो आपके माइंड में मात्र 20 से 22% ही रिटेन करती है। जब सेकंड टाइम उसको दोबारा से पढ़ते हो तब 50% होती है रिटेन। जब थर्ड टाइम फिर से पढ़ते हो, इस तरीके से आपका चलता है। तो रिविजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको बच्चे इग्नोर करते हैं। या अगर किया मैम हमने एक बार रिवाइज कर लिया, एक बार रिवीजन से कुछ नहीं होता है, 3 to 4 टाइम्स ऑफ रिवीजन से चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। आप जब भी रिवीजन स्टार्ट करिए, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई भी टॉपिक किया, कोई भी XYZ कोई भी टॉपिक किया, कल आप जो भी टॉपिक करने जा रहे हो सब्जेक्ट का, उसके पहले जो आज किया है वो रिवाइज करो। परसों सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक करने जा रहे हो उसके पहले अभी तक का आपने जितना भी किया है, टाइम लगेगा आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अभी तक का जितना भी किया है उसको रिवाइज करो। क्या फायदा होगा,
जो आपने फर्स्ट या सेकंड टॉपिक होगा वो एंड तक कितनी बार रिवाइज हो चुका होगा वो आप कभी भूलोगे ही नहीं। तो रेविजन बहुत जरूरी है, एंड इस तरीके से अगर आपने रेविजन किया तो आप उन चीजों को कभी भी नहीं भूलोगे। सो बच्चे अगेन रेविजन करते नहीं है, उसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको रेविजन की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के रखनी है, उसी तरीके से रेविजन को करना है। लास्ट मिनट क्रैमिंग, मैम क्या क्या पढ़ लें, इंपॉर्टेंट बता दो, नहीं, लास्ट मिनट क्रैमिंग नहीं करनी है। हमको प्रॉपर स्टडी प्लान के थ्रू पढ़ना है, प्रॉपर समय देना है हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को, ताकि हमको चीजें माइंड में रिटेन रहे। लास्ट मिनट में हड़बड़ी नहीं मचानी है। बहुत बच्चे आते हैं, मैम 15 दिन में मेरा कोर्स हो जाएगा क्या? क्यों करना है 15 दिन में कोर्स? पहले से क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं आप? तो लास्ट मिनट क्रैमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अवॉइडिंग डिफिकल्ट टॉपिक्स rather than tackling them early, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। डिफिकल्ट टॉपिक है, मन नहीं कर रहा है डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ने का, बट ऑब्वियस है, चलो बाद में कर लेंगे। बच्चे कहते हैं बाद में कर लेंगे। अब रादर कि वो पहले करके बार बार उसका रिवीजन करेंगे तभी तो उन्हें समझ आएगा, लेकिन वो डिफिकल्ट टॉपिक को पहले की जगह आखिरी के लिए छोड़ देते हैं। आखिरी में इतना कोर्स हो जाता है, इतना बैकलॉग हो जाता है, इतना प्रेशर हो जाता है कि वो फिर छूटा ही रह जाता है। ऐसा नहीं करना है। डिफिकल्ट टॉपिक को सबसे पहले करो, ताकि वो रोज का रोज आप रिवाइज करते रहो और आपका प्रैक्टिस होती रहे उसकी। यूजिंग सोशल मीडिया ड्यूरिंग स्टडी सेशंस, बड़ा अच्छा लग रहा है इंस्टाग्राम अपडेट्स करना, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालना, रील्स डालना, दोस्तों की स्टोरी और रील्स को देखना, दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन पहले अपना जीवन बनाना है। इंस्टाग्राम या जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स होते हैं, देना चाहिए टाइम, बट फिक्स टाइम दीजिए। आधा घंटा दे दिया दिन के किसी भी समय बिना, और बाकी समय फोन में इंस्टाग्राम रखना ही नहीं है। रखना भी है तो अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हमको सोशल मीडिया देखना ही नहीं है। नहीं तो आप नोटिस करोगे, आपको तो लगेगा यार मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, बस बीच में थोड़ी देर के लिए फोन यूज किया। बट वो थोड़ी देर नहीं होता है, वो बहुत देर होता है, वो आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है। एक्चुअल में सही तरीका पढ़ने का क्या होता है कि आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, साथ ही साथ आपने टाइमर स्टार्ट किया। आप अगर वॉशरूम जाने के लिए भी उठे हैं या पानी पीने के लिए भी उठे हैं, स्टॉप दैट टाइमर। तब आपको रियल पता चलेगा आपने एग्जैक्टली कितनी देर के लिए पढ़ाई करी है। सो डू नॉट यूज द सोशल मीडिया ड्यूरिंग योर स्टडी सेशंस। नॉट सेटिंग अ रियलिस्टिक एंड बैलेंस गोल फॉर डेली स्टडीज। अब हम क्या करते हैं, स्टडी प्लान बनाते हैं। हम सोचते हैं यार कल मैं ना 7 घंटे पढ़ूंगा, 7 घंटे। पहले दिन सोचते हैं, करते हैं अगले दिन कोशिश 7 घंटे पढ़ने की, लेकिन हो तो पाता है 2 ही घंटे। अब 2 घंटे हो पाया, हमारा मोरल डाउन हो गया, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, अगले दिन से हमने छोड़ ही दिया। तो ऐसा नहीं करना है। हमको रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं, अपने लिए रियल गोल सेट करने हैं, ताकि हम जो भी हम सेट कर रहे हैं, जब हम उसको पूरा करेंगे ना, हमें एक अलग खुशी मिलेगी, एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा। अदरवाइज हमारा मोरल कॉन्फिडेंस सब डाउन होता चला जाएगा। तो रियलिस्टिक गोल्स ही सेट करने चाहिए। फॉरगेटिंग टू रिव्यू योर मिस्टेक्स, जब भी हम कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं उसके बाद हम भूल जाते हैं, हम अपनी मिस्टेक्स को ध्यान ही नहीं देते हैं। हम मॉक टेस्ट किया, चलो मॉक टेस्ट 1 किया, चलो अब मॉक टेस्ट 2 करते हैं, बट आपने मिस्टेक को रिव्यू किया ही नहीं। आप जो गलतियां कर रहे हो वो तो आपने देखा ही नहीं, आपने गलती कहाँ पर करी है, आपने चीजों को कहाँ पे मिस्टेक करी हो उसको पहले रिवाइज करो, पहले अपने उसको रिव्यू करके उसको सही करो, एनालाइज करिए, उसके बाद उसको सही करिए, अच्छे से पढ़िए, ताकि अगले मॉक टेस्ट में सेम गलती नहीं होनी चाहिए। भले कोई और गलती हो जाए, लेकिन जो हमने पहले गलती कर चुके हैं, दोबारा पढ़ाई कर चुके हैं, अब वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। नॉट टेकिंग केयर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये सबसे बड़ी चीज है। बच्चे इतना प्रेशराइज हो जाते हैं एग्जाम के चक्कर में कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को एकदम किनारे रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप एनर्जाइज, आप फोकस तभी रहोगे जब आप अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, ओनली देन। तो सुबह उठ के थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग करिए, थोड़ा सा वॉक करिए, या शाम में आप ईयरफोन्स लगा के वॉक कर लीजिए किसी भी टाइम। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे तो हम एकदम वैसा वाला करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जब आपको टाइम मिल रहा है थोड़ा सा बैक बेंडिंग करिए, थोड़ी सी नेक की एक्सरसाइज करिए, क्योंकि बैठे बैठे रहने से आपका बैकबोन भी दर्द हो जाती है, स्टिफ होने लगती है। तो अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए एंड अपने को, ताकि आप हमेशा एकदम फ्रेश, एकदम एनर्जाइज फील करें।
सो बस यही कुछ मिस्टेक्स थी, यही कुछ गलतियां थी जो बच्चे ज्यादातर करते हैं अपने एग्जामिनेशन के पहले, एंड आपको दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना है, वही गलतियां दोहराना नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट वाज ऑल। एंड उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये गलतियों को ना दोहराए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।